अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान रशीद एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, जिसको आम ज़ुबान मशहूर व मरूफ ज़ुबान में दफ़ा 144 कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे दफ़ा 144 कौन नाफिज कर सकता है, किस अथॉरिटी के पास इख्तियार है, और दफ़ा 144 कहाँ नाफिज की जा सकती है, किस ख़ास एरिया में या कहाँ कहाँ नाफिज की जा सकती है, और ये कितने दिनों के लिए नाफिज की जा सकती है, और जो पर्सन या कोई बॉडी इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो इसकी क्या पनिशमेंट है, उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाएगा। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे जो आम पर्सन है, जो इस आर्डर से अफेक्टेड पार्टी है, उसके पास क्या रेमेडी है। सेक्शन 144 जहाँ लिखा हुआ है टेम्परेरी ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, ये एक टेम्परेरी ऑर्डर है। ये कौन इशू करता है, ये इख्तियार है हमारा जो ज़िला नाज़िम, एक इलेक्टेड बॉडी जो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू जिसको इलेक्ट किया जाता है, ज़िला नाज़िम के पास इख्तियार है। ज़िला नाज़िम को हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर EDO अपने एक रिटर्न रिकमेंडेशन सेंड करते हैं। उस रिटर्न रिकमेंडेशन में रीज़न ग्राउंड लिखी जाती हैं। उसको बताया जाता है कि इन इलाकों में कहाँ कहाँ दफ़ा 144 लगाना ज़रूरी है। फिर जो ज़िला नाज़िम है उसके पास इख्तियार है कि वो इस दफ़ा 144 नाफिज कर सकता है। वो एक रिटर्न ऑर्डर पास करेगा जिसमें वो टाइम प्लेस स्पेसिफाई करेगा और विद रीज़न ग्राउंड से रिकॉर्ड करेगा। ये जो इख्तियार एक्चुअली 144 के तहत सबसे पहले ज़िला नाज़िम को इख्तियार है। जहाँ ज़िला नाज़िम नहीं है, जहाँ लोकल गवर्नमेंट नहीं है, फिर इसके बाद जो दूसरा जो अथॉरिटी है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। इसका जो सब सेक्शन 7 है उसमें ये लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के पास इख्तियार है। जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है वो दफ़ा 144 नाफिज कर सकता है। इसके बाद जो सब सेक्शन 6 इसमें यह भी कहा गया जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पास भी इख्तियार है कि वो दफ़ा 144 को नाफिज कर सकता है। अब दफ़ा 144 किन हालात में नाफिज की जाएगी? दफ़ा 144 इन हालात जहाँ न्यूसेंस क्रिएट हो रहा हो, जहाँ एप्रीहेंड डेंजर हो, या पब्लिक एट लार्ज या अवाम उन्नास को ख़तरा हो, या किसी को आप उसके लीगल राइट्स या ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से रोका जा रहा हो, जहाँ फसाद फिलाज या दंगा फसाद का ख़तरा हो, जहाँ अनॉय हो, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की जा रही हो, जहाँ राइट हो, जहाँ आफरे हो, या जहाँ पब्लिक हेल्थ के मुतल्लिक़ कोई इशू हो, वहाँ दफ़ा 144 नाफिज की जा सकती है। जहाँ इंजरी क्रिएट हो रही हो, यानी कि मेंटेन ऑफ पीस ऑर्डर, यानी कि अमन की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जा सकती है। ये हमारा सब सेक्शन 1 में लिखा गया है। इसका जो सब सेक्शन 2 है इसमें ये कहा गया ये होगा एक्स पार्टी ऑर्डर। इट मीन्स ये जो ऑर्डर इशू होता है टेम्परेरी ऑर्डर दफ़ा 144 का, इसमें दूसरी पार्टी को सुने बगैर ये ऑर्डर इशू किया जाता है। इसलिए इस ऑर्डर को एक्स पार्टी ऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि इन एमरजेंसी केसेस में ये ऑर्डर इशू होता है। कौन इशू करेगा? या हमारा ज़िला नाज़िम, या हमारा डिप्टी कमिश्नर, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्योंकि कानून में जो एक असूल है वह आडी अल्ट्रम पार्टम के दूसरी पार्टी को सुने बगैर आप कोई भी ऑर्डर या कोई भी इशू या कोई भी फैसला इशू नहीं कर सकते। इसलिए इसमें यह एक्सेप्शन है, ये एक्स पार्टी ऑर्डर इशू हो सकता है सब सेक्शन 2 के तहत। इसमें हम ये देखते हैं जो दफ़ा 144 से कहाँ नाफिज की जा सकती है। यह कोई ख़ास स्पेसिफ़िक प्लेस या स्पेसिफ़िक एरिया या स्पेसिफ़िक ग्रुप ऑफ पर्सन पर दफ़ा 144 नाफिज की जा सकती है। यह सब सेक्शन 3 144 का कह रहा है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, कोरोना के दिनों में मास्क लगाना ज़रूरी हो गया था, ये भी दफ़ा 144 है। या कुछ जो ख़ास गवर्नमेंटल जो इंस्टीट्यूशन है या हॉस्पिटल है वहाँ भी दफ़ा 144 के तहत मास्क लगाना ज़रूरी है, अब भी है ये। या इसमें जहाँ डबल सवारी पर पाबंदी, ये ग्रुप ऑफ पर्सन पर हो गया कि डबल सवारी पर पाबंदी, ये भी दफ़ा 144। या जहाँ कूड़े को आग लगाना, जहाँ लोगों की हेल्थ पब्लिक को ख़तरा हो, वहाँ भी दफ़ा 144 नाफिज की जा सकती है। मखसूस कंडीशन, मखसूस हालात, मखसूस लोगों पर दफ़ा 144 का आर्डर इशू हो सकता है।
अब इसमें हम ये देखते हैं दफ़ा 144 कितने दिनों के लिए लगाई जा सकती है। दफ़ा 144 जो इसका सब सेक्शन 6 है 144, इसमें कहा गया है कि ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगाई जा सकती, सिर्फ कॉन्टिन्यूसली 2 दिन लगाई जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं लगाई जा सकती, या एक महीने में 7 दिनों से ज़्यादा नहीं लगाई जा सकती। फिर इसमें एक एक्सेप्शन है इन केस ऑफ एमरजेंसी, जहाँ मतलब एप्रीहेंडेड डेंजर है या इंजरी है, यहाँ जहाँ एफ्रे है, अनोय है, पब्लिक एट लार्ज अवामुन्नास को ख़तरा है, जहाँ लोगों की सेफ्टी को ख़तरा है। फिर हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके पास इख्तियार है, वो किसी भी एरिया में जितने दिनों के लिए चाहे वो दफ़ा 144 नाफिज कर सकती है। फिर दफ़ा 144 की अगर जहाँ नाफिज होगी वहाँ के जो लोग हैं बाशिंदे, अगर वो इस आर्डर से अफेक्टेड हैं, उनके पास रेमेडी है कि वो रिटन एप्लीकेशन या हमारे डिप्टी कमिश्नर को या जो हमारा ज़िला नाज़िम है उसको देंगे कि इस आर्डर को मतलब ये अल्टर किया जाए या इसको मनसूख किया जाए, या जो हमारा ज़िला नाज़िम है उसके पास ऑन इट्स मोशन भी इख्तियार है कि वो अपने आर्डर को कैंसिल कर सकता है या उसको अल्टर कर सकता है। ये एक रेमेडी है। दूसरी इसमें रेमेडी ये है कि ये जो 144 ये एक एग्जेक्टिव आर्डर है, ना कि जुडिशल आर्डर। इस आर्डर के ख़िलाफ़ अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत रिट रिलाई करती है इन द हाई कोर्ट। इसमें आप रिट में जा सकते हैं जहां दफ़ा 144 से आपको कोई नुकसान हो रहा हो। अगर इस आर्डर की कोई खिलाफ वर्जी करता है उसकी पनिशमेंट क्या है? अगर पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करती है तो उस पर एक मुकदमा FIR दर्ज करती है अंडर सेक्शन 188 यही है कि अब आप किसी भी कोई पब्लिक अथॉरिटीज़ का आप आर्डर को फॉलो नहीं करते, आप डिसओबे करते हैं, फिर अंडर सेक्शन 188 के तहत उस पर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद फिर ये रेमेडी है अंडर सेक्शन 497 के तहत वो पोस्ट अरेस्ट बेल अप्लाई कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास, या दूसरी ये SHO जो स्टेशन हाउस मास्टर उसके पास भी इख्तियार है कि जो जिस शख्स को उसने अरेस्ट किया उसे श्योरिटी लेके या विदाउट श्योरिटी भी उसको रिलीज़ किया जा सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।